आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया क्या उसके अंदर खास बात है, क्या खूबी है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके हैबिटेट के बारे में देखेंगे। हैबिटेट का मतलब हो गया कि वो लोग कहाँ रहते हैं, किस कंडीशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज़ के ऊपर होने वाला है आपका? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके हैबिटेट के बारे में, यानी कि जो लिविंग थिंग है बेसिकली उसका क्या विशेषता है, उसमें क्या खास बात है और वो लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं या फिर कहाँ रहते हैं। इन्हीं ऊपर मतलब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमारा ये चैप्टर होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को। टॉपिक हमारा सबसे पहला है हैबिटेशन एंड एडेप्टेशन। इसमें ना दो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। पहला हैबिटेट है पहला, और दूसरा है एडेप्टेशन। तो इन्हीं दोनों को पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों का दोनों टर्म आपका हेडिंग में भी है। तो पहले समझते हैं कि हैबिटेट क्या होता है और एडेप्टेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान भी है, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनते चलेंगे, अच्छा लगेगा। शुरू किया जाए। सबसे पहला हैबिटेट देखते हैं कि आखिर हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट का मतलब है कि द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब हो गया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रहता है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं हैबिटेट। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपके लिए घर क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, है ना। शेर जंगलों में रहता है तो शेर के लिए जंगल क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। मतलब जो लिविंग थिंग जहाँ पे रहता है उसी जगह को हम लोग कह देते हैं उसका हैबिटेट, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, देखिए, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा खास चीज़ या फिर ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके वजह से वो किसी जगह पर रह पाता है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, पोलर बियर कहाँ रहता है भाई, अंटार्कटिका में भी रहता है। कितना बर्फीला जगह है वो। क्या उस अंटार्कटिका वाले बर्फीला जगह में हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हमारे बॉडी में वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन पोलर बियर के बॉडी में वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से वो वहाँ पे रह पाता है। तो एडेप्टेशन का मतलब हो गया बॉडी के अंदर वो गुण या फिर बॉडी के अंदर वो खास चीज़ जिसके वजह से वो किसी इन्वायरमेंट में रह पाता है, उसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं एडेप्टेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हमको, जैसे हम लोग अभी पटना में रह रहे हैं, हमको यदि कोई पटना से उठा के अंटार्कटिका में जाके रख दे तो क्या हम वहाँ पे जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, क्योंकि ठंडे से मर जाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? क्योंकि हमारा बॉडी में उस प्रकार का खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि उतने बर्फीले वाले जगह को सह सके, है ना। तो एडेप्टेशन का मतलब हो गया सिंपल सा, आपके बॉडी में वो खास चीज़ या फिर वो खास प्रकार का स्पेशल फीचर आपके बॉडी का जो कि आपको किसी भी माहौल में रहने के लिए मदद करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। एडेप्टेशन ही वो ऐसा चीज़ है जिसके वजह से कोई भी जानवर अपने मतलब अपने इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से वो फिट आ पाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या कोई भी जानवर जिंदा रहता? नहीं रहता। जैसे मान लीजिए मछली को ज़्यादातर रहना कहाँ पसंद है? पानी में। क्यों भाई? क्योंकि उसके बॉडी का डिजाइन इस प्रकार से किया गया, यानी कि उसका जो एडेप्टेशन है वो कहाँ पे है? पानी में है। लेकिन क्या पानी में यदि हमको उठा के रख दे तो क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का डिजाइन उस तरीके से किया हुआ नहीं है ना। तो एडेप्टेशन ही वो चीज़ है जिसके वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जगह में एडजस्ट कर पाता है। ठीक है ना, आगे। इन दी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सेलिन। सेलिन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर, नमकीन वाला पानी। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। देखिए एग्जाम्पल समझिए इसको, हम लोगों को यदि पानी में डाल दे तो क्या पानी में हम लोग सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का उस प्रकार का डिजाइन ही नहीं है कि हम लोग पानी से ऑक्सीजन को निकाल सके और इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है या फिर जो एक्वेटिक प्लांट है वो लोग पानी में रहकर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके बॉडी का डिजाइन इस प्रकार से, उसका एडेप्टेशन ही पानी में है कि नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ खास नहीं है तो हम लोग पानी में भी नहीं रह पाते, वो लोग आराम से रह जाता है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। चलो अब थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें डेजर्ट का, जैसे राजस्थान साइड का,
वहाँ पे बहुत ही कम पानी देखने को मिलता है, लेकिन इतने कम पानी के बावजूद वहाँ पे कैमल यानी कि ऊँट अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जा रहा है बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि उसके बॉडी का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि वो कम पानी में भी जी जाता है, रह जाता है अच्छी तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्वेटिक एनिमल का यदि हम लोग बात करें स्पेशली तो उसका ज़्यादातर फीचर्स रहने के लिए कहाँ पे बना हुआ है बॉडी, पानी में बना हुआ है। लेकिन यदि उसको लोग पानी से बाहर निकाल के रख दे तो क्या वो जिंदा रह पाएगा ज़्यादा देर तक? मुश्किल से 2 से 3 मिनट जिंदा रह पाएगा, लेकिन फिर वो मर जाएगा, है ना, क्योंकि उसका बॉडी का डिजाइन इस प्रकार से नहीं है। उसके बॉडी का डिजाइन इस प्रकार से है कि वो पानी में ही रह सकता है और अच्छी तरीके से रह सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे बात हो रहा था डेजर्ट एरिया का, यानी कि डेजर्ट एरिया में कैमल आराम से रह जाता है, लेकिन क्या डेजर्ट एरिया में हमारे आसपास का कोई जानवर रह पाएगा अच्छी तरीके से? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी का डिजाइन ही इस प्रकार से किया हुआ नहीं है, उसका अडेप्टेशन ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है। अगला, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट का बात करें तो दिन में वहाँ पे बहुत गर्मी रहता है, लेकिन रात में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो देखो, आपको क्या लगता है कि जो प्लांट डेजर्ट वाले एरिया में उगता है, यानी कि जो प्लांट राजस्थान में उगता है, क्या वही प्लांट आप बिहार में ला के लगाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस प्लांट का एडेप्टेशन अलग है, उस प्लांट का फीचर्स, उस प्लांट का डिजाइन अलग है, जो कि केवल राजस्थान में ही पूरा हो सकता है, बिहार में पूरा नहीं हो सकता। तो कहने का यहाँ पे सीधा सा तात्पर्य ये है कि हर प्लांट का और हर एनिमल का जीने का अपना खुद का तरीका होता है। उसको आप जहाँ मन तहाँ ला के उठ रख देंगे और वो जी जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको जहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल मिलेगा वो वहीं पे रहेगा, उसके अलावा वो कहीं पे रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अगला, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कैमल के बारे में, यानी कि ऊँट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। अच्छा, कभी आपने ऊँट को देखा है सामने से, या फिर कभी भी मूवी में, ब्लॉग में, टीवी में, कहीं पर भी? बिल्कुल आपने देखा होगा, वैसी बात है भाई, हर कोई देखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो देखा ही हुआ है। तो ऊँट का जो बॉडी का डिज़ाइन है ना, वो बड़ा ही बेहतरीन डिज़ाइन है, और उसका बॉडी का जो डिज़ाइन है ना, वो इस प्रकार से बनाया गया है नेचर के द्वारा कि वो डेजर्ट एरिया में भी अच्छी तरीके से रह सकता है। मतलब उसके बॉडी का डिज़ाइन बड़ा अच्छा बनाया गया है नेचर के द्वारा, ताकि वो डेजर्ट एरिया में भी अच्छी तरीके से रह सकता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स which help to keep their body away from the heat of the sand। देखो, डेजर्ट कैसा होता है? पूरा बालू वाला इलाका होता है, पूरा गर्म हो जाता है धूप से वो। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि ऊँट का जो पैर होता है वो बहुत ही लंबा लंबा होता है, यानी कि ज़मीन से उसका पैर बहुत ही ऊपर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि उसके बॉडी का जो पार्ट है वहाँ तक हीट पहुँचने ही नहीं देता है। कौन? उसका पैर, क्योंकि उसके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, और उस ज़मीन का जो हीट है उसके बॉडी में लग सके, ऐसा हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका जो पैर है ऊँट के बॉडी को बहुत ही ऊपर रखता है। किससे? ज़मीन से, है ना, जिसके वजह से बालू का जो हीट वाला पोर्शन है, मतलब कि जो बालू गर्म हो जाता है, वो गर्माहट वाला हिस्सा, मतलब कि गर्माहट ऊँट को नहीं प्राप्त हो पाता, जिसके वजह से ऊँट बहुत अच्छी तरीके से रह पाता है। हाँ, बैठता भी है, लेकिन क्या आपने ऊँट को कभी धूप वाले इलाके में बैठते हुए देखा है क्या? छाया में बैठता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, शैडो में बैठेगा वो, है ना। तो ऊँट का जो डिज़ाइन किया गया है ना बॉडी का, बहुत अच्छा किया गया है। यानी कि ऊँट का जो पैर है सबसे बड़ा रोल यहाँ पे वही प्ले करता है। ऊँट का पैर इतना लंबा होता है कि ज़मीन का जो हीट होता है ना, गर्मी जो होता है, वो उसके बॉडी तक जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ऊपर होता है उसका बॉडी। नहीं, पैर में हीट लगता है, लेकिन उसका पैर बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसका पैर उतना हीट आराम से सह लेता है। बिल्कुल आराम से सह लेता है, उसको आदत है ना, क्योंकि बचपन ही उसका वहीं पे गुजरा हुआ होता है, ठीक है। आगे उसके बाद दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। देखो, यानी कि जो टॉयलेट है, बेसिकली जो यूरिन है, वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है हाथी बोल रहे हैं, ऊँट, ठीक है ना। और उसका जो बेसिकली डंग है, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है, वो बहुत ही सूखा होता है पानी की वजह से। पानी बहुत उसको बॉडी में कम होता है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी सूखा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊँट पसीना कभी रिलीज ही नहीं करता है। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाटर, यानी कि ऊँट के बॉडी में पानी कम होने की वजह से वो टॉयलेट भी बहुत कम करता है। उसके बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही सूखा होता है,
और दूसरा उसका जो पसीना है वो भी पसीना नहीं निकलता। लेकिन यदि पानी ज़्यादा होता उसके बॉडी में तो ये सब कुछ ज़्यादा लेवल पे होता, लेकिन उसके बॉडी में पानी का कमी होता है, इसीलिए वो सब देखने को नहीं मिलता, है ना। पसीना भी नहीं निकलता, यूरिन यानी कि टॉयलेट भी बहुत कम निकलता है। ये कैमल का बेसिकली खासियत है। आगे, सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। देखो बेसिकली ऊँट करता है क्या ना, एक ही बार में पानी पी लेता है अपने बॉडी में, उसको वो स्टोर करके रखता है। और इसके बॉडी से बताओ पानी बहुत ही कम रिलीज हो रहा है ना, बहुत ही कम पानी बाहर निकल रहा है, तो बताओ क्या वो पानी में ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा या कम? ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा। ज़्यादा दिन सर्वाइव इसलिए कर पा रहा है क्योंकि टॉयलेट बहुत कम कर रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है, पसीना निकल ही नहीं रहा है, टॉयलेट बहुत कम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बॉडी में पानी बहुत स्टोर रहेगा, बहुत लंबे दिन तक चल जाएगा। इसीलिए ऊँट जो है ना लंबे समय तक आराम से सर्वाइव कर जाता है डेजर्ट में बिना पानी का भी, क्योंकि उसके बॉडी में पानी पहले से बहुत ज़्यादा होता है। द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। और ये जो खासियत है यानी कि जो फीचर्स है कैमल का, यही इसको मदद करता है डेजर्ट में रहने में। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फिश के बारे में यानी कि मछली के बारे में। चलिए ज़रा मछली के बारे में भी पढ़ लिया जाए कि आखिर मछली के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश एंड दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। देखो हमारे समुद्र में या फिर हमारे नदी में, तालाब में मछली तो अलग अलग प्रकार के हैं। हर मछली का डिज़ाइन अलग है, हर मछली का शेप साइज सब कुछ अलग है, लेकिन हर मछली में जो एक चीज़ कॉमन है उसके शेप कॉमन है। समझिएगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मछली तो अलग अलग प्रकार के होते हैं पानी में, हर मछली का सब चीज़ अपना अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, लेकिन हर मछली का जो एक कॉमन है वो क्या है? उसका शेप। कभी भी आपने कोई मछली देखा है उसका शेप आप हमेशा गौर करेंगे कि शेप एक ही प्रकार का होता है। उसका शेप कैसा होता है? दे हैव स्ट्रीम लाइंड शेप। स्ट्रीम लाइंड शेप का मतलब हो गया कि आगे से पिचका हुआ और पीछे फैला हुआ, कुछ इस प्रकार एरोप्लेन टाइप का। एरोप्लेन का आपने देखा कभी मुंह आगे कैसा बड़ा पिचका हुआ रहता है ताकि इजिली वो हवा को क्या कर सके, हवा को चीरते हुए पार हो सके, है ना, हवा से टकराते हुए आराम से पास हो सके। मछली का मुंह का भी डिजाइन कुछ इसी प्रकार का होता है, आगे से पिचका हुआ होता है, पीछे उसका फुला हुआ होता है। इस प्रकार के शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। और मछली का इस प्रकार का जो शेप है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है इसको पानी में तैरने में, क्योंकि आगे यदि मुंह पिचका हुआ रहेगा तो वो जल्दी आगे भाग पाएगा, है ना। ये इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। तो हर मछली का शेप अलग है, साइज अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन जो उसका बॉडी का डिजाइन है वो सबका क्या है? सेम है। वो कैसा शेप है? स्ट्रीम लाइन शेप, यानी कि आगे से पिचका हुआ और पीछे फैला हुआ होता है, कुछ एरोप्लेन जैसा, है ना, ताकि उसको आगे बढ़ने में वो मदद कर सके पानी में। हाँ, पीछे से भी पिचका रहता है, बीच में थोड़ा सा फैला रहता है, वो उसका स्ट्रीम लाइन शेप है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। और इस प्रकार का जो शेप है ये बहुत अच्छा मदद करता है मछली को पानी में तैरने के लिए। ठीक है, आगे, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। अच्छा, कभी आपने मछली के ऊपर वाले हिस्से को छू के देखा आपने? यानी कि मछली को कभी आपने टच किया है? और वैसी बात आपने किया ही होगा। कभी आपने गौर किया है कि मछली का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, बड़ा एकदम फिसलता है, मतलब बहुत ही चिप, मतलब क्या कह सकते हैं उसका, बहुत ही स्लिपरी होता है। स्लिप हाँ, थोड़ा सा रफ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वो फिसलता है। फिसलता है इसका मतलब क्या पता है? फिसलने का साफ मतलब है कि पानी में वो बहुत ज़्यादा मूव कर पाएगा, बहुत स्पीड से, है ना। और कई बार तो हम लोग मछली को पकड़ते हैं, इतना फिसलता है कि पानी से छूट जाता है। तो ये जो फिसलने वाला पानी यानी कि जो स्लिपरी स्केल उसका होता है उसके बॉडी के ऊपर, बहुत अच्छा मतलब उसको मदद करता है पानी में तैरने में और उसको मूव करने में। आगे, fish have flat fins and tails that helps them to change directions and keep their body balanced in water। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा कि जो मछली का जो फेफड़ा होता है, इन फेफड़ा नहीं, उसका जो पंख होता है, वो पंख और उसका जो पूँछ होता है बड़ा ही मतलब फ्लैट होता है, एकदम पूरा चिपटा होता है। आपने देखा कभी? फैला हुआ होता है। इसलिए होता है ताकि पानी में वो अपना डायरेक्शन इजली चेंज कर सके। यानी कि मछली का पूँछ हो गया या फिर मछली का जो पंख होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, और इसलिए होता है ताकि मछली में वो अपने मतलब मछली पानी में जब तैरेगा तो अपना इजली डायरेक्शन चेंज कर सके, इसीलिए वो होता है। ठीक है ना। आगे, इसलिए आप देखते होंगे कि पानी में मछली कितना जल्दी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, बहुत तेज़ी में, एकदम बहुत फास्ट। आगे,
गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जो गिल है बेसिकली फेफड़ा, ये फेफड़ा मछली को क्या करता है, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन से मतलब कि पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने में मदद करता है कौन, गिल्स, यानी कि उसका फेफड़ा बेसिकली, बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे फेफड़े का। उसके बाद द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। और यही सब फीचर्स है, यानी कि यही सब खासियत है जिसके वजह से मछली इजिली पानी में सर्वाइव कर पाता है। क्या डाउट इसमें कुछ, आगे बढ़े हम लोग। चलिए यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला हमारा है टेरिस्टेरियल हैबिटेट के बारे में। चलिए इसके बारे में भी ज़रा हम लोग बात कर ही लेते हैं। टेरिस्टेरियल हैबिटेट क्या होता है देखिए ज़रा। टेरिस्टेरियल हैबिटेट में क्या है देखिए, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरिस्टेरियल हैबिटेट। मतलब कि जो प्लांट या फिर जो एनिमल जमीन पे रह सकता है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो प्लांट या फिर जो एनिमल जमीन पे रह सकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेरिस्टेरियल हैबिटेट कह देते हैं। एग्जाम्पल देखो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है, जंगल हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल माउंटेन हो गया, ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको ज़मीन के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, टेरिस्टेरियल हैबिटेट हो गया, ठीक ना। जंगल, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब हमारा टेरिस्टेरियल हैबिटेट है। उसके बाद है एक्वेटिक हैबिटेट, एकदम नाम से मालूम चल रहा है, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब कि जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उसको हम लोग कह देते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है, क्योंकि इनमें हम लोग मतलब लेक में, रिवर में, ओशन में, सी में, ये सब में हमारे प्लांट और एनिमल दोनों रहते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारा एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, ठीक ना। उसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ज़रा देखो समझना, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं, तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि जो लिविंग थिंग होते हैं ना, लिविंग थिंग को हम लोग कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट। याद रखिएगा, लिविंग थिंग को क्या कह देते हैं हम लोग, बायोटिक कंपोनेंट। तो बताइए क्या एनिमल और प्लांट हमारा लिविंग थिंग नहीं है, बिल्कुल है। तो प्लांट और एनिमल किसका एग्जाम्पल हो गया, बायोटिक कंपोनेंट का हो गया। इसका जस्ट उल्टा हमारा है अबायोटिक कंपोनेंट। चल इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं क्या होता है। द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, सेल, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है बताओ, लिविंग है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, ऑब्वियस ये बात है। यानी कि पत्थर हो गया, सेल हो गया, एयर, वाटर, ये सब हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, अबायोटिक कंपोनेंट बोल देंगे। तो जो लिविंग होगा उसको बायोटिक कहेंगे और जो नॉन लिविंग होगा उसको अबायोटिक कहेंगे। ओके, अगला, अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो भले ही ये सब अबायोटिक है, यानी कि भले ये सब नॉन लिविंग है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद भी लिविंग थिंग को जिंदा रखने में बहुत मदद करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिविंग थिंग है, तो हम लोग क्या हुए, बायोटिक हुए या अबायोटिक हुए, बताओ, बायोटिक हुए हम लोग। लेकिन क्या हम लोग जिंदा रहने के लिए हवा का, पानी का, लाइट का, हीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कहने का मतलब हम ह्यूमन बीइंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंड है बताओ, ए बायोटिक पे डिपेंड है। कोई डाउट इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, जर्मिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है, इसको समझिए क्या होता है जर्मिनेशन का मतलब। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज नॉन एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब एक बीज में पेड़ उगना चालू हो जाए, यानी कि छोटा सा, जैसे आप चना को कभी जमीन में लगा के देखना, यानी कि चना को मिट्टी में गाड़ दो, 2-3 दिन के बाद आप देखना कि उस चने से छोटा सा पौधा निकलेगा। यानी कि जब सीड से एक छोटा सा पौधा निकल जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो डाउट इसमें, हाँ उसी को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब कि जब हमारे एक बीज से एक पौधा छोटा सा निकल जाए, छोटा सा निकलता है, देखता होगा, मतलब देखते होंगे आप लोग, चना हो गया, मूंग हो गया, है ना, या फिर आलू हो गया, प्याज हो गया, इसमें से जो छोटा सा हमारा एक पौधा निकल जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। बताओ जर्मिनेशन से क्या होने वाला है, एक नया प्लांट ग्रो करने वाला है। यानी कि नया प्लांट हमारा कहाँ से ग्रो होगा, शुरुआत कहाँ से होगा पहले ये बताओ, सीड से, यानी कि जर्मिनेशन से बेसिकली, यानी कि सीड से छोटा सा प्लांट निकलेगा, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे,
जर्मिनेशन, और फिर वही प्लांट हमारा बड़ा होते 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 एक बड़ा सा पौधा का रूप ले लेगा, तो वहीं से हमारा एक नया प्लांट का जन्म हो जाता है। कोई डाउट इसमें? चलो, इस तरीके से हमने जर्मिनेशन को भी समझ लिया। अगला हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। इसके अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे सम टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पहले डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर माउंटेन रीजन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे। ग्रासलैंड के अंदर हम लोग लायन के बारे में बात करेंगे, डियर के बारे में। उसके बाद अलग टॉपिक आएगा हमारा सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ओशन के बारे में। उसके बाद फिर इसके हम लोग बात करेंगे पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में। उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग फ्रॉग्स के बारे में बात करेंगे। फिर नया टॉपिक हमारा चालू होगा, है ना। कहने का मतलब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक का नाम होगा अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।